कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित कमेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को लगाई फटकार। एसआईटी जांच पर कोर्ट ने सरकार को जल्द फैसला लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए मामलों को गति देने के लिए निर्देश जारी किए। ट्रायल कोर्ट को दैनिक सुनवाई का निर्देश दिया गया। कहा, हर महीने कम से कम एक ट्रायल पूरा हो। हर 15 मामलों पर एक विशेष कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमले की परिभाषा बढ़ाई। अब आंतरिक चोट वाले पीड़ित भी शामिल होंगे। सीजीआई ने हमलावरों की संपत्ति कुर्क करने को कहा। एसिड बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई का सुझाव दिया। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में सभी 22 आरोपी रहेंगे बरी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सभी 22 आरोपियों को बरी रखने का फैसला रखा बरकरार। 22 आरोपियों में 21 पुलिसकर्मी शामिल हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स दिस वीक में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों के अहम केसों पर जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में बिना बाहरी विकृति वाले एसिड हमले पीड़ितों को भी शामिल किया जाए जिन्हें आंतरिक चोटें आई हैं। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाले बागची की बेंच ने केंद्र से अधिनियम की अनुसूची में संशोधन कर परिभाषा विस्तृत करने को कहा। वर्तमान में अनुसूची सिर्फ एसिड फेंकने से विकृत पीड़ितों को मान्यता देती है, लेकिन जबरन एसिड पिलाने के मामले बाहर रह जाते हैं। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत आदेश दिया कि संशोधन लंबित रहने तक एसिड पिलाए गए और आंतरिक चोट वाले पीड़ित भी शामिल माने जाएंगे। यह बदलाव अधिनियम की शुरुआत से लागू होगा। कोर्ट ने केंद्र से अधिसूचना जारी करने को कहा और मामले को 2 हफ्ते बाद सूचीबद्ध किया। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि संकीर्ण परिभाषा से पीड़ितों को लाभ नहीं मिल रहा है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अधिनियम नहीं, अनुसूची बदलनी होगी। सीजीआई ने हमलावरों की संपत्ति कुर्क करने और एसिड बेचने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की बात कही। कोर्ट देश भर में एसिड हमले के मामले की निगरानी कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के लिए 3 वरिष्ठ वकीलों को एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने सीबीआई की याचिका में सुनवाई का बहिष्कार किया है। ये नेता न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के बाद सुनवाई का बहिष्कार कर रहे हैं। गौरतलब है कि फरवरी में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आरोपियों को इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी। सीबीआई ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल और सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि सीबीआई की जांच पक्षपातपूर्ण है और उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। इस मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताएं हुई हैं और इसमें केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य नेताओं की भूमिका है। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई के आरोपों को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि वह केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने सुनवाई का बहिष्कार किया है। न्यायाधीश ने कहा कि वह सीबीआई की याचिका पर सुनवाई शुरू करने से पहले एमिकस क्यूरी की नियुक्ति करना चाहती है। केजरीवाल और सिसोदिया ने न्यायाधीश शर्मा की निष्पक्षता पर सवाल उठाया और उनकी निष्पक्षता के लिए आवेदन दिया था। हालांकि न्यायाधीश शर्मा ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया था और कहा था कि वह इस मामले में निष्पक्ष रूप से सुनवाई करेंगे। इसके बाद केजरीवाल और सिसोदिया ने सुनवाई का बहिष्कार करने का फैसला किया और कहा कि वे न्यायाधीश शर्मा के सामने पेश नहीं होंगे। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का फैसला किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश हैं। इस संख्या को 4 और बढ़ाने के लिए संसद के अगले सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 38 हो जाएगी। मूल रूप से लागू उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या कानून 1956 में प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई थी। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा इस संख्या को बढ़ाकर 13 कर दिया गया था और कानून में एक अन्य संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर 17 कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 1986 के तहत प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 कर दी गई थी। इसके बाद 2009 में एक नए संशोधन के माध्यम से शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की घटना पर गहरी चिंता और सदमा व्यक्त किया है, जिसमें जस्टिस तरलादा राजशेखर राव द्वारा कोर्ट की कार्यवाही के दौरान एक युवा वकील को 24 घंटे के लिए न्यायिक हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया था। एससीबीए की कार्यकारी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में एसोसिएशन ने सार्वजनिक डोमेन में प्रसारित हो रही वीडियो कार्यवाही को उल्लेख किया और कहा कि युवा वकील ने कोर्ट के सामने बार बार खेद व्यक्त किया और माफी मांगी। एससीबीए ने कहा कि इस घटना ने देश भर के बार के सदस्यों के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दी और कानूनी पेशे के युवा सदस्यों को गहरा निराश किया है। बयान में कहा गया, बेंच और बार के बीच का रिश्ता आपसी सम्मान, गरिमा, धैर्य और संस्थागत संतुलन पर आधारित है। इसमें जोड़ा गया वकील कोर्ट के अधिकारी हैं और न्याय प्रशासन में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। यह जोर देते हुए अदालतों की सत्ता और महिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने कहा कि न्यायिक शक्तियों के प्रयोग में संयम, अनुपातिकता, निष्पक्षता और करुणा भी झलकनी होगी। एससीबीए ने कहा, कानून का शासन हमारे संवैधानिक तंत्र की नींव है, जिसके लिए अदालत की कार्यवाही में शालीनता और अनुशासन बनाए रखने और न्यायिक प्राधिकार के प्रयोग में निष्पक्षता की आवश्यकता है। इसने आगे कहा, न्यायिक शक्ति धैर्य और संतुलित आचरण के माध्यम से झलकती है, खासकर उन युवा वकीलों के साथ व्यवहार करते समय जो अभी पेशे में सीख रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि कोई भी कार्यवाही जिससे युवा वकीलों में डर, अपमान या धमकी पैदा हो, वह बार की स्वतंत्रता और न्याय वितरण प्रणाली के कामकाज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। एससीबीए का मानना है कि कोई भी कार्यवाही जो युवा वकीलों के बीच डर, अपमान या धमकी पैदा करती है, उसमें बार की स्वतंत्रता और न्याय वितरण प्रणाली के इष्टतम संचालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की क्षमता है। एससीबी ने प्रधान न्यायाधीश से मामले का उचित संस्थागत संज्ञान लेने, प्रासंगिक रिकॉर्ड और कार्यवाही मांगने और न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखने तथा बार बेंच के सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के उचित समझे जाने वाले सुधारात्मक और प्रशासनिक उपायों पर विचार करने का आग्रह किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी हाईकोर्ट जज के आचरण पर आपत्ति जताई और सीजीआई से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या के मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। इन 22 आरोपियों में 21 पुलिसकर्मी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अनखट की खंडपीठ ने शेख के भाई रूबाबुद्दीन और नयाबुद्दीन द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। शेख के भाइयों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करने या वैकल्पिक रूप से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 386A के तहत फिर से मुकदमा चलाने के निर्देश देने की मांग की थी। ये अपीलें 2019 से कोर्ट में लंबित थी और 2025 में इन पर आदेश सुरक्षित रखा गया था। भाइयों ने पीड़ित परिवार के सदस्य के तौर पर अपील दायर की थी। उनका तर्क था कि ट्रायल मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण था और इस तरह चलाया गया कि न्याय का उद्देश्य ही विफल हो गया।
उन्होंने कहा कि विशेष जज ने अपने फैसले को अनुचित धारणाओं और साक्ष्यों के गलत मूल्यांकन पर आधारित किया। अपील में मुख्य शिकायत ये थी कि अभियोजन पक्ष उन मजिस्ट्रेटों की गवाह के रूप में नहीं बुलाया पाया जिनके सामने कई प्रमुख मुकर्रर गवाहों ने पहले अपने बयान दर्ज कराए थे। हाईकोर्ट जाने से पहले रूपाबुद्दीन ने गृह मंत्रालय, सीबीआई निदेशक और कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर सरकार से आधिकारिक तौर पर फैसले को चुनौती देने का आग्रह भी किया था। वहीं सीबीआई ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि उसने फैसले को स्वीकार कर लिया है और अपील में चुनौती देने का कोई निर्णय नहीं लिया है। यह मामला 23 नवंबर 2005 का है, जब वांछित अपराधी सोहराबुद्दीन शेख को कथित तौर पर कौसर बी और प्रजापति के साथ हैदराबाद से सांगली जा रही एक लग्जरी बस से अगवा किया गया था। सीबीआई का आरोप था कि बाद में पुलिस ने शेख और प्रजापति को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया, जबकि कौसर बी की हत्या का शव तो गुपचुप तरीके से ठिकाने लगा दिया। इस मामले में मौजूदा केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी आरोपी थे। यह केस गुजरात में दर्ज हुआ था। हालांकि 2012 में सीबीआई के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया था। ट्रायल कई जजों की अध्यक्षता में चला, जिससे जज BH लोया भी शामिल थे, जिनका 2014 में ट्रायल के बीच निधन हो गया था। जज MD गोसावी ने दिसंबर 2014 में शाह को मामले से बरी कर दिया। इसके बाद अन्य आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चला। 21 दिसंबर 2018 को विशेष सीबीआई जज SD शर्मा ने गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों सहित सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष साजिश और हत्या के आरोपों को संतोषजनक ढंग से साबित करने में विफल रहा। ट्रायल के दौरान 210 गवाहों से पूछताछ की गई, लेकिन अभियोजन का मामला तब ढह गया जब उनमें से 92 गवाह मुकर गए। अपने 358 पन्नों के फैसले में ट्रायल जज ने मृतकों के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई, लेकिन कहा कि निर्णायक सबूतों की भारी कमी है। जज ने जोड़ा कि केवल नैतिक आधार पर या संदेह के आधार पर आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की लगातार सरकारों द्वारा चुनाव आयोग की स्वतंत्र कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए कानून पारित न करने पर अफसोस जताया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के वकील प्रशांत भूषण से पूछा, बर्नवाल फैसले से पहले संसद से कानून क्यों नहीं बनाया। कोर्ट 2023 के अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ फैसले का जिक्र कर रहा था, जिसमें चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में सीजीआई को शामिल करने की बात कही गई थी। भूषण ने जवाब दिया, हर सरकार ने इसका फायदा उठाया ताकि वे नियुक्ति का दुरुपयोग कर सकें। विपक्ष में रहते हुए लोग स्वतंत्र निकाय की मांग करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही भूल जाते हैं। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा, मुझे एक सांसद की बात याद आ रही है, अनिर्वाचितों की निरंकुशता, इसे निर्वाचितों की निरंकुशता के बराबर माना जाना चाहिए। जस्टिस शर्मा ने जोड़ा, बहुमत की निरंकुशता। जस्टिस दत्ता ने कहा, जो भी सत्ता में आता है वही करता है, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने बीबीसी पर डॉक्टर अंबेडकर का वीडियो देखा। संविधान के 3 साल बाद ही उन्होंने कहा था कि इस देश में लोकतंत्र काम नहीं कर रहा। भूषण ने कहा, कई समस्याएं हैं, कोर्ट ने चीजें ठीक करने की बहुत कोशिश की। विपक्ष में रहते हुए बात करते हैं, सत्ता में आकर भूल जाते हैं। कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण याचिका क्या है। चुनाव आयोग युक्ति कानून 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पीएम, केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता वाली चयन समिति स्वतंत्र नहीं है। यह अनूप बर्नवाल फैसले का उल्लंघन है क्योंकि सीजीआई को बाहर रखा गया। कोर्ट ने कहा कि बर्नवाल व्यवस्था आंतरिक थी और संसद कानून बनाने को स्वतंत्र है। वकीलों ने दलील दी कि 141 सांसदों के निलंबन के बीच बिल पास हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि म्यूटेशन से टाइटल नहीं मिलता, रिट में टाइटल विवाद नहीं सुलझते। कानून संसद का विशेष अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर कड़ी फटकार लगाई। शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को ब्रीफ करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, बस बहुत हो गया, 2 हफ्ते पहले ही इस मामले में फैसला आ जाना चाहिए था। दरअसल एसआईटी ने शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि शाह की टिप्पणी को गलत समझा गया होगा। शायद वे कर्नल की तारीफ करना चाहते थे, लेकिन सीजीआई ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बल्कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक राजनेता के तौर पर वे कर्नल की तारीफ करना जानते हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक शाह ऐसी टिप्पणियां करने के आदतन हैं। कोर्ट ने सरकार को मामले की गंभीरता को समझने और जल्द फैसला लेने को कहा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शायद मंत्री जी अधिकारी की तारीफ करना चाहते थे, लेकिन सही से अपनी बात नहीं रख पाए। उन्होंने कहा कि वे मंत्री के बयान का बचाव नहीं कर रहे हैं, जिसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा गया है। एसजी ने स्पष्ट कहा कि यह उनका व्यक्तित्व विचार है, न कि मध्य प्रदेश सरकार का आधिकारिक स्टैंड। कोर्ट ने जनवरी में सरकार को 2 महीने में मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाले बागची की बेंच ने पूछा कि क्या सरकार ने मंजूरी पर फैसला लिया। एसजी ने नकारात्मक जवाब दिया और कहा समय मांगा। बेंच विजय शाह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान वाले आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने सरकार से मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला लेने को कहा था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पुलवामा हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी। शाह ने कार्यक्रम में कहा था, जिन्होंने हमारी बेटियों को विधवा किया, हमने उन्हीं की बहन को सबक सिखाने के लिए भेजा। इसे कर्नल कुरैशी और उनके धर्म पर हमला माना गया। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी शाह की माफी को खारिज कर एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां न सिर्फ कर्नल कुरैशी बल्कि सेना के लिए भी खतरनाक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी शाह की टिप्पणी को अपमानजनक और खतरनाक बताया था। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए एक्ट के तहत लंबित मामलों की सुनवाई को तेज करने के लिए कई निर्देश जारी किए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाले बागची की बेंच ने कहा कि हर 10 से 15 लंबित मामलों के लिए कम से कम एक विशेष एनआईए कोर्ट जाना होगा। कोर्ट ने यह आदेश फरवरी में स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किए गए मामलों में दिया, जिसमें विशेष कानूनों जैसे यूएपीए के तहत लंबित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट बनाने की निगरानी की जा रही है। बेंच ने कहा, यदि किसी हाई कोर्ट के तहत 15 से अधिक मामले लंबित हैं, तो 2 कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। 25 से अधिक मामलों में 3 कोर्ट होंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनआईए को हाई कोर्ट से संपर्क कर विशेष कोर्ट स्थापित करने के लिए कहा। बेंच ने कहा, हम संबंधित अधिकारियों से हाई कोर्ट से परामर्श कर विशेष कोर्ट के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करने का अनुरोध करते हैं। एनआईए एक्ट की धारा 11 केंद्र सरकार को सत्र कोर्ट को विशेष एनआईए कोर्ट के रूप में नामित करने की शक्ति देती है। कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर होगी। बेंच ने कहा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर 1 महीने में कम से कम एक ट्रायल पूरा करने का प्रयास करेंगे। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन कोर्ट के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराने के लिए सरकार से आवश्यक धनराशि जारी करने का अनुरोध करें। बेंच ने कहा, हम संघ सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे निर्देशों को लागू करने और ट्रायल चलाने के लिए आवश्यक धनराशि जारी करें। कोर्ट ने पहले भी कहा था कि एनआईए कोर्ट के न्यायाधीशों को अन्य कामों से मुक्त रखा जाना चाहिए। पिछले साल भी इस चिंता को व्यक्त किया गया था। एनआईए कोर्ट को यूएपीए और अन्य संबंधित ट्रायल के लिए विशेष रूप से काम करना चाहिए और ऐसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अन्य मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इससे वे यूएपीए ट्रायल को दिन प्रतिदिन के आधार पर ले सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि इस कदम से एनआईए मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और न्याय प्रणाली में सुधार होगा। बेंच ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि एनआईए मामलों की सुनवाई में तेजी आए और न्याय प्रणाली में सुधार हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनआईए को निर्देश दिया कि वे निर्देशों का पालन करें और आवश्यक कार्रवाई करें। बेंच ने कहा, हम केंद्र सरकार और एनआईए से अनुरोध करते हैं कि वे निर्देशों का पालन करें और आवश्यक कार्रवाई करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है और कहा कि वह इस मामले की निगरानी जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में ट्रायल की धीमी गति पर नाराजगी जताई है। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर 2021 में कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले में तेजी लाने के लिए कदम उठाने को कहा।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद पाया कि करीब 2 महीने से ट्रायल कोर्ट में किसी गवाह का बयान दर्ज नहीं हुआ और अभियोजन पक्ष ने गवाहों को पेश न करने का कोई कारण नहीं बताया। बेंच ने अपने आदेश में कहा, हम यह देखकर निराश हैं कि तथाकथित स्टेटस रिपोर्ट में पिछली तारीखों पर गवाहों को पेश न करने का कोई कारण नहीं बताया गया। 2 महीने से कोई गवाह पेश नहीं हुआ है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानूनी उपाय करने को भी कहा। आशीष की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि पिछले 2 महीने से कोई गवाह पेश नहीं हुआ है, जबकि जमानती और गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि अभी 72 गवाहों के बयान होने बाकी हैं। 3 से 4 जगह आप 7 से 8 गवाहों को बुलाइए, कम से कम जो मौजूद हैं उनके बयान दर्ज हो सकते हैं। चीफ जस्टिस कांत ने सुझाव दिया ताकि ट्रायल कोर्ट समय पर पूरा हो सके। राज्य के वकील ने अभियोजन पक्ष से इस बारे में बात करने का आश्वासन दिया। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा, पुलिस के डराने धमकाने के कारण गवाह पेश नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा, पुलिस तारीख से पहले गवाहों को धमका रही है, इसलिए वे नहीं आ रहे हैं। 3 अक्टूबर 2021 को अजय की गाड़ी सहित वाहनों के काफिले ने 4 कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद हुई हिंसा में 2 बीजेपी कार्यकर्ता, एक वाहन का ड्राइवर और एक पत्रकार मारे गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले आशीष को इस मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन मृतकों के कुछ परिवारों के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रद्द कर दिया। मामला वापस हाईकोर्ट भेजा गया, जिसने दोबारा सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी 2023 को आशीष को मामले में अंतरिम जमानत दी। इसे समय समय पर बढ़ाया गया और 22 जुलाई 2024 को इसे पूर्ण कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने आशीष को मामले में ट्रायल लंबित रहने तक लखीमपुर से बाहर रहने का निर्देश दिया था। तो फिलहाल कोर्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।